मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और नायरा को नीचे उतार दिया। नायरा के पीछे ही खड़ी दो मेड नायरा को वहां से लेकर चली गई। वहीं मानसी तेज के पीए के साथ अंदर चली गई। प्राइम मिनिस्टर बंगला बहुत ही ज्यादा बड़ा था। मानसी अभी बंगले की दूसरी तरफ जा रही थी जो कि काफी अंदर था। पीए मानसी को बंगला दिखाते हुए बोला, यहाँ पर बाहर की किसी भी लोगों को आना अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ बेफिक्र रह सकती हैं। मानसी को पीए की बात समझ में तो नहीं आए और इसलिए वो नासमझी में बोली, पर मुझे यहाँ क्यों रहना है। पीए सिर झुकाकर बोला, ये तो आपको सर से पता चल जाएगा। कहकर उसने एक रूम के आगे मानसी को लाकर खड़ा कर दिया और मानसी को अंदर जाने का इशारा किया। मानसी ने असमंजस में पीए को देखा और वो रूम के अंदर चली गई। वो जब रूम के अंदर आई तो पीए ने बाहर से ही रूम को ब्लॉक कर दिया और वो वहां से चला गया। ये देखकर मानसी को थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मानसी ने पूरे रूम को देखा तो रूम बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस तरीके से डिजाइन किया गया था। रूम काफी बड़ा था। अचानक उसकी नज़र सोफे पर बैठे इंसान पर रुक गई, क्योंकि सोफे पर तेज बैठा हुआ था जो कि अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के मानसी को ही देख रहा था। तेज ने मानसी को देखकर उसे बैठने का इशारा किया तो मानसी तेज के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गई और हैरानी से बोली, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्योंकि कल हमारी शादी है। मानसी एक पल को तो तेज की बात सुनकर हैरान रह गई। वो तेज की तरफ देखकर बोली, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तेज बिना किसी हिचकिचाहट के मानसी की आंखों में देखकर बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कल हमारी शादी है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि मैं तुम्हें ये बात बता सकूं। मानसी सोफे पर से खड़ी हो गई, बहुत जोर से बोली, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। तेज की आंखें छोटी हो गई। वो अपने सोफे से उठाकर मानसी के पास आने लगा और ये देखकर मानसी पीछे होने को हुई कि वो वापस सोफे पर बैठ गए, क्योंकि उसके पीछे सोफा ही था। तेज उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारे और मेरे बारे में सबको पता चल चुका है और उस वीडियो में तुम्हारा चेहरा पूरी तरीके से देख रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें कुछ कहे। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन आने वाले हैं और इस एक न्यूज़ ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल हमारी शादी होगी। तुम्हारे परिवार वाले ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं शादी करने के लिए, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम शादी करने के लिए हाँ कर दो। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, क्योंकि आज रात ही हम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है, जो कि यही बंगले में होने वाली है और तुम्हारे परिवार के सारे लोग आ चुके हैं, इसलिए जवाब हाँ में ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी तुम खुद समझदार हो। कहकर वो वहां से चला गया। अविका अभी तक सो रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब अभिमन्यु रूम में आ गया था। अभिमन्यु ने एक नज़र सोती हुई अविका को देखा और वो वहां से डायरेक्ट बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो टॉवल पहनकर बाहर आया। वो अविका के पास जाकर अविका को उठते हुए बोला, गेट अप वाइफी। अविका ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र सामने पड़ी और अचानक उसकी चीख निकल गई, पर अभिमन्यु ने जल्दी से अविका के मुंह पर हाथ रख लिया और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी आंखों में देखकर बोला, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। अविका ने कुछ भी नहीं कहा और वो अभी भी बड़ी बड़ी आंखों कर अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, जवाब दो मुझे। कहकर उसने अविका के चेहरे पर से हाथ हटा दिया। अविका अपनी आंखों पर हाथ रख घबराते हुए बोली, आप ऐसे नंगे पुंगे मेरे सामने आ जाओगे और वो भी ऐसे अचानक, तो मेरी चीख नहीं निकलेगी क्या। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई और वो उसके कान में हल्के से झुकते हुए बोला, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ और रही बात मेरी यहाँ होने की, तो ये रूम मेरा है, तो मुझे तो यही होना चाहिए ना। फिलहाल तो शाम हो चुकी है, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। कहकर वो वहां से चेंजिंग रूम में चला गया। अविका ने घड़ी में टाइम देखा तो अभी शाम के 7:00 बज चुके थे और ये देखकर उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। वो खुद से ही बोली, अरे नहीं, मैं इतनी देर से सो रही थी। कहकर वो जल्दी से वहां से बाथरूम में चली गई और शावर लेने के बाद वो बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसका बाथरोब अभी उसके थाई तक ही आ रहा था, जिसमें अविका शावर लेने की वजह से बहुत ही हॉट लग रही थी। वही अभिमन्यु जो कि 3-पीस सूट में था, उसने अभी लॉन्ग कोट पहन रखा था और वो उसके बटन लगाते हुए चेंजिंग रूम से बाहर निकल रहा था। उसकी नज़र अविका पर ठहर सी गई और वो वहां से ड्रेसिंग टेबल के पास ना जाकर उसके पास आने लगा। अविका जो कि चेंजिंग रूम में जा रही थी, उसके कदम वहीं रुक गए। अब उसने अपने सामने अभिमन्यु को देखा। अविका सवालिया नजरों से अभिमन्यु को देखने लगी तो अभिमन्यु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वाइफी यू रीसेड्यूस मी। अविका ने हैरानी से अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर कहा, हाँ मैंने आपको कब सेड्यूस किया। नहीं, मैंने नहीं किया। अभिमन्यु उसके पिंक लिप्स को देखा और उसके लिप्स की तरफ बढ़ते हुए बोला, वाइफी तुमने अपनी तरफ देखा है, तुम्हें देखकर मैं कैसे सेड्यूस ना हूँ। कहकर उसने अपने लिप्सों को अविका के ठंडी लिप्सों पर रख दिया। वही अविका अभिमन्यु के इस एक्शन से वहीं की वहीं जम सी गई। उसने जरा सी हिलने तक की भी कोशिश नहीं की। अभिमन्यु उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था और ये देखकर अविका को खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथों को अभिमन्यु के कंधों पर रख दिए थे और उसे काफी टाइटली पकड़ लिया था, क्योंकि उसे अपने शरीर में बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी जब भी अभिमन्यु उसके पास
पास आता था और ये फीलिंग उसे समझ में नहीं आ रही थी कि ये किस तरह की फीलिंग है, क्योंकि वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। हालांकि अविका की एज 18 ईयर्स की कंप्लीट हो चुकी थी। वो कुछ दिन पहले ही 18 ईयर्स की हुई थी। इतनी ही उम्र में उसकी शादी भी हो गई थी, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करे। हालांकि उसने अभिमन्यु से शादी से पहले कह दिया था कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी और वो इस रिश्ते को तभी आगे बढ़ाएगी जब वो थोड़ी और मैच्योर हो जाएगी, ताकि वो अभिमन्यु को समझने लगे। अभिमन्यु ने भी उसकी बात मानकर अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं किया था और यही चीज़ अविका के दिल को छू गई थी, क्योंकि अभिमन्यु अगर चाहता तो वो अविका के साथ सब कुछ कर सकता था। अब तो वो उसकी वाइफ बन चुकी थी, लेकिन फिर भी अभिमन्यु ने अपना वादा निभाया था। अविका को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो अभिमन्यु ने उसके होठों को आज़ाद कर दिया और उसके शोल्डर पर किस करने लगा। लगातार किस की वजह से अविका बहुत ही ज़्यादा बहकती जा रही थी, उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अभी अभिमन्यु के कोट को इतनी टाइटली पकड़ा हुआ था कि अभिमन्यु भी उसकी पकड़ को महसूस कर सकता था। अविका खुद को कंट्रोल करने की नामुमकिन सी कोशिश कर रही थी और इसी वजह से वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जो कि अभिमन्यु को और भी सेड्यूस रही थी। इस बात से अनजान अविका अपनी ही धुन में सांस लेने में बिजी थी। वही अभिमन्यु सांस लेने की वजह से और भी ज्यादा बहक गया था, क्योंकि अविका की चेस्ट बार बार अभिमन्यु के चेस्ट से छू रही थी। इसे अभिमन्यु और भी ज्यादा तेजी से उसे किस कर रहा था। वो अविका की गर्दन को बहुत ही तेजी से सक कर रहा था, जिससे अविका की सिसकियां निकलने रही थी। अविका के हाथ कब अभिमन्यु के बालों पर चलने लगे और उसको पता ही नहीं चला। वो बस अपनी आंखें बंद कर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ अभिमन्यु को महसूस भी कर रही थी। अभिमन्यु कुछ देर बाद अविका से अलग होकर अविका को देखने लगा। अविका, जो कि अभी बाथरूम के दरवाजे पर टिकट गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसकी आंखें अभी भी बंद थी। अविका का बाथरोब थोड़ा नीचे आ गया था, इसलिए अभिमन्यु ने तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली और अपनी मुट्ठियों को जोर से भींच लिया। वो दूसरी तरफ देखते हुए बोला, जाओ, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। अविका ने जैसे अभिमन्यु की बातों को सुना, वो तुरंत वहां से बिना कुछ कहे चेंजिंग रूम में चली गई। चेंजिंग रूम में आकर उसने एक ब्लैक कलर का ब्लाउज पहना और फिर एक ब्लैक कलर में सिल्क की साड़ी पहनी जिसमें डायमंड का वर्क किया हुआ था। उसने काफ़ी अच्छी तरीके से साड़ी को बांधा था, क्योंकि उसे साड़ी पहनना आता था। वो अपनी प्लेट को सही करते हुए नीचे सिर कर आ रही थी, इसकी वजह से अभिमन्यु की नज़र उसी पर रुकी हुई थी। वही अविका ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बालों को सुझाने लगी। उसने देखा कि उसके गर्दन पर किस करने की वजह से लाल निशान पड़ गए हैं और साथ ही साथ अभिमन्यु के बाइट करने की वजह से अभी निशान पड़ गए थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा फिर से एकदम लाल हो गया था। उसने अपने बालों को सुलझाकर खुला छोड़ दिया था ताकि उसका निशान देखे ना। उसने अपने होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और माथे पर बिंदी लगाकर वो अपने हाथों में बैंगल्स पहनने लगी। वही अभिमन्यु, जो कि सोफे पर बैठकर कब से अविका को देख रहा था, अविका अपनी बैंगल्स पहनकर अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और जैसे ही ये देखा कि अभिमन्यु अभी उससे ही देख रहा है तो वो अभिमन्यु से नजरें चुराने लगी। लेकिन अचानक उसकी नज़र घड़ी में गई, जहां अभी तक 8:00 बज चुके थे। वो अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, चलिए 8:00 बज चुके हैं, आपको कहीं जाना है ना? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, चलना तो है बट अभी नहीं, कहकर उसने अविका का हाथ पकड़ा और उसे वापस से ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर खड़ा कर दिया और सिंदूर की डिब्बी से उसके मांग में बहुत ही ज्यादा सिंदूर भरते हुए बोला, इसे हमेशा लगाए रखना, तुम इसे भूल नहीं सकती, क्योंकि यही एक जरिया है जो कि तुम्हें जुड़े रखता है और तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम कभी भी अपने मांग में सिंदूर लगाना नहीं भूल सकती। एक नज़र से आप खुद को फिर से शीशे में देखा। सिंदूर लगते ही उसके चेहरे पर एक अलग सा नूरा आ गया था। वो अब टीनेज मैरिड गर्ल लग रही थी, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। अभिमन्यु ने अविका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से नीचे लिविंग एरिया में लेकर आ गया। लिविंग एरिया में पहले से ही सारे लोग तैयार बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ओबरॉय फैमिली शायद कहीं जा रही है। अनाया अविका के पास आते हुए मुस्कुराकर बोली, भाभी आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। अविका ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अनाया कुछ कहने को हुई कि अभिमन्यु अपनी कड़क आवाज में बोला, जहाँ भी जा रहे हैं जाकर पता चल जाएगा, चलो, कहकर वो वहां से अपनी कार में बैठकर चला गया। साथ ही साथ ओबरॉय फैमिली भी बाहर आ गई। मिस्टर विक्रम ओबरॉय पायल ओबरॉय के साथ कार में बैठकर चले गए। वहीं उन्हीं के साथ में ममता ओबरॉय और अनाया ओबरॉय एक साथ उनकी कार के पीछे चली गई। साथ ही साथ उन कारों के साथ में बॉडीगार्ड्स की भी कार थी, जो कि उन्हें सेफ्टी कर रही थी। अब आगे अभिमन्यु के कहने की वजह से रीता तिवारी और उनकी बेटी सृष्टि तिवारी शाम को ही ओबरॉय मिला से जा चुके थे। हालांकि रीता तिवारी का बिल्कुल मन नहीं था कि वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर जाए, पर अभिमन्यु ने साफ साफ मीना कर रखा था कि अब उसकी शादी हो चुकी है और अब उन्हें उनके घर जाना चाहिए। और रीता तिवारी खुद की इतनी बेइज्जती तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सबसे गुस्सा होकर चली गई। हालांकि उन्हें मनाने का किसी ने कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि रीता तिवारी हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस करके हमेशा गलत ही बोलती थी, इसलिए किसी ने भी
भी उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की और साथ ही साथ ममता ओबरॉय दादी जी ने उन्हें नहीं रोका। प्राइम मिनिस्टर बंगला। इस बंगले को काफी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था और बंगले के बाहर गार्डन में अभी काफी लोग आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां का माहौल कोई पार्टी वाला हो, क्योंकि वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। एक तरफ म्यूजिक बज रहा था, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे और कुछ लोग आराम से बैठकर अपनी अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। वहाँ कुछ बिजनेसमैन थे और साथ ही साथ वहाँ कुछ नेता भी मौजूद थे जो कि काफी बड़े बड़े नेता लग रहे थे। वही मानसी अभी वही रूम में बैठी हुई थी जिस रूम में वो पहले बैठी हुई थी, हालांकि उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। अचानक गेट खुला और नन्ही सी नायरा अपनी फ्रॉक को संभालते हुए मानसी के पास आकर बोली, वाओ आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो सच में। मानसी जिसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसने शीशे में से नायरा को देखा और नायरा को देखकर ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। मानसी जिसने अभी बहुत ही ब्यूटीफुल सी गाउन पहनी हुई थी जिसमें डायमंड और सोने का वर्क किया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही थी। साथ ही साथ मेकअप आर्टिस्ट ने उसका काफी अच्छे से मेकअप भी किया हुआ था। उसके हेयर अभी खुले हुए थे जिसे मेकअप आर्टिस्ट ने कर्ली हेयर कर दिया था। उसके हेयर काफी लंबे थे जिसकी वजह से उसके कर्ली हेयर करने के बावजूद भी उसके कमर तक आ रहे थे, जिसमें मानसी आसमान से आए हुई अप्सरा सी लग रही थी। उसने छोटी सी नायरा का हाथ पकड़ लिया और वो उसके माथे पर हल्की सी किस करते हुए बोली, और तुम भी बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड क्यूट बेबी गर्ल लग रही हो नायरा। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, फाइनली आपकी शादी पापा से हो रही है और आप मेरी मम्मा बन जाओगी। सच में आप बहुत ब्यूटीफुल हो। फिर मैं आपके साथ अपने स्कूल जाया करूंगी और देखना मेरी क्लासमेट आपको देखकर बोला करेंगे, वाओ तेरी मम्मा कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल तेरी तरह। मानसी छोटी सी नायरा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो नायरा की तरफ देखकर अपने मन में बोली, तुम ही तो हो जिसे मैं बिल्कुल खोना नहीं चाहती। जानती हूँ कि तुम मयूरा की तरह दिखती हो, पर जैसी भी हो मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और शायद मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मैं तुम्हारी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। क्योंकि खुद का तो पता नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मुझसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी एक न्यूज़ वायरल हो गई थी और वो तुम्हें एक मम्मा लाना चाहते थे और उस न्यूज़ की वजह से उन्हें अपने करियर में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए शायद उन्होंने मुझसे शादी करने का सोचा। शायद मेरी लाइफ में प्यार है ही नहीं, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं खो सकती और आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी। तुम्हें कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी। अपने मन में कहकर उसने जब नायरा को देखा जो कि उसे ही देख रही थी, नायरा मुस्कुराते हुए बोली, स्माइलिंग फेस, वैसे एक बात पूछूं, आप बताओगी? सच्ची सच्ची बताना मम्मा। उसके मुंह से मम्मा सुनकर मानसी की आंखें थोड़ी नमी आ गई थी। उसने नायरा को अपने गले से लगा लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, पूछो क्या पूछना चाहती हो। नायरा मानसी की आंखों में नमी देखकर अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी आंखों से नमी को साफ करते हुए बोली, मुझे बताओ आप मुझे कभी कभी मयूरा क्यों कह देती हो, और मयूरा है कौन? क्या वो मेरी तरह दिखती है? क्या आप उससे मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो? मानसी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। उसकी हंसने की आवाज अभी गेट पर खड़े तेज ने सुन ली थी और उसके कदम वहीं रुक गए। तेज ने अभी मानसी के गाउन के कलर का ही आसमानी कलर का अरमानी सूट पहना हुआ था जिसके कॉलर पर डायमंड का वर्क किया हुआ था, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, पर उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी। उसने अपने हाथ में गोल्ड और डायमंड की रिस्ट वॉच पहनी हुई थी। तेज अभी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था, हालांकि उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, पर फिर भी वो अभी अपने सामने हंसती हुई मानसी को देख रहा था जिससे उसकी आंखें में एक अजीब सी चमक थी। मानसी नायरा की बात सुनकर उसके बालों पर हल्के से हाथ फिराते हुए बोली, एक्चुअली मयूरा मेरे भाई के दोस्त की बेटी है और वो भाई के दोस्त के साथ कभी कभी घर आ जाया करती थी, बिल्कुल आपकी तरह क्यूट है, इसलिए हमेशा आपको देखकर मेरे मुंह से मयूरा निकल जाता है। पर हाँ, मैं अब आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मयूरा से नहीं, बट क्या करूँ आदत सी हो गई है मयूरा कहने की, तो जब भी आपको देखती हूँ तो मेरे मुंह से मयूरा सर्टेनली निकल ही जाता है, पर मैं ट्राई करूंगी आपको नायरा बुलाने का। ओके। नायरा अभी मानसी की बात बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। उसकी मासूम सी आंखें जो कि मानसी के चेहरे पर ही टिकी हुई थी और वो अपनी पलकों को बार बार झपकने लगी और गौर से मानसी को देख रही थी, जिसमें मानसी को नाराज बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। 3 साल की नायरा बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। उसके चेहरा इतना ज्यादा सॉफ्ट था कि अगर कोई धोखे से भी जोर से पकड़ लेता तो वही निशान बन जाता। तेज ने नायरा को किसी को टच भी नहीं करने दिया था और ना ही वो कभी भी नायरा को किसी को टच करने देता था। वैसे भी नायरा को किसी की गोदी में जाने का मन भी नहीं करता था। वो सिर्फ अभिमन्यु, तेज और देवांश, वैभव, बाकी जो तेज और अभिमन्यु के बाकी दोस्त जिनको नायरा बहुत अच्छे से जानती थी, वो सिर्फ उन्हीं के गोद में जाया करती थी। इसी वजह उसे किसी के गोद में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका अभी जल्दी में ही एडमिशन हुआ था।
नायरा अपनी मासूम सी आवाज में बोली, आप सच बताओ, आप मयूरा से ज्यादा सच में मुझे ही प्यार करती हो ना? अगर कभी भी मयूर आपके सामने होगी तो आप मुझे इग्नोर तो नहीं करोगी ना? मानसी नायरा की ऐसी बातें सुनकर बोली, पक्का प्रॉमिस मयूरा से जल्दा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर फ्यूचर में मयूरा मेरे सामने भी होगी तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि उसके पास उसके अपने मम्मी पापा होंगे ना प्यार करने के लिए, और आप मेरी मम्मा हो, तो आप मुझे इग्नोर क्यों करोगे? आप तो मुझे प्यार करोगी है ना? स्माइलिंग फेस नायरा जल्दी से उसकी बात काटते हुए बोली। उसकी बात सुनकर मानसी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तेज रूम में आते हुए बोला, बाहर चलो, एंगेजमेंट का टाइम हो चुका है। तेज की आवाज सुनकर मानसी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो तेज की तरफ देखने लगी। एक पल को तो उसकी नज़र तेज पर अटक सी गई थी। वो जब से तेज से मिली थी उसे तेज को समझना नामुमकिन सा होता जा रहा था। तेज के चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा खड़ूस वाले रहते थे और वो इसलिए कभी भी कुछ समझ नहीं पाती थी। उसे तेज अभिमन्यु से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जिसे समझना उसके लिए नामुमकिन सा हो रहा था। तेज उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। वहीं मानसी ने नायरा का हाथ पकड़ लिया और तीनों लोग वहां से गार्डन की जाने लगे। वहीं गार्डन में मौजूद सारे लोग जो कि अभी पार्टी में बिजी थे और अपने अपने बिजनेस पार्टनर या फिर नेता अगर वगैरह के साथ ड्रिंक कर रहे थे, उन सभी की नज़र सामने से आते हुए तेज और मानसी पर पड़ी। तेज मानसी का हाथ पकड़े हुए उसे लेकर आ रहा था। वहां मौजूद हर कोई की नज़र उन दोनों पर ही टिक गई थी, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। एक तरफ तेज वालिया, जिसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे और उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेंस था। 26 साल का तेज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और वहीं मानसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। स्माइलिंग फेस। अब ये कहना नामुमकिन था कि वो मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की थी या फिर उसकी मर्जी की, पर उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट भी थी, जो कि तेज इस बात से महसूस कर सकता था, क्योंकि मानसी ने अभी तेज के हाथों में काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था। मानसी ने तेज का हाथ काफी टाइटली पकड़ रखा था और वो हल्के हल्के कदमों से तेज के साथ चल रही थी। तेज उसके काफी करीब था, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ हल्का सा झुककर बोला, डोंट वरी, मैं हूं ना। उसके शब्दों ने मानसी पता नहीं क्या जादू सा कर दिया था, पर उसके अंदर जो घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी और वो तेज के साथ वहां जाकर सोफे बैठ गई। मानसी ने जब सामने देखा तो सामने अभी उसका पूरा परिवार मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मानसी को याद आया जब यहाँ आई थी और तेज उससे ये कहकर चला गया कि शाम को उसकी एंगेजमेंट है, तो उसका मन अजीब तरीके से बेचैन होने लगा। वो उठी और रूम से बाहर जाने लगी कि अचानक रूम का दरवाजा खुला। उसने जब सामने देखा तो सामने उसके मॉम और डैड खड़े हुए थे। मिसेज अग्निहोत्री और मिस्टर अग्निहोत्री खड़े थे। मानसी जल्दी से अपनी डैड के गले मिल गई तो उसके डैड मिस्टर अग्निहोत्री उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोले, काम डाउन बच्चा। मानसी अपने पापा की बात सुनकर अपनी नम आंखों से अपने पापा की तरफ देखते हुए रुवासी आवाज में बोली, पापा अभी प्राइम मिनिस्टर सर मुझसे शादी करने को बोल कर गए हैं और आप कैसे मान सकते हैं? आप मेरी शादी उनके साथ कैसे करवा सकते हैं? मेरी तो एज में भी बहुत कम है, मुझे नहीं करनी शादी। मिसेज अग्निहोत्री ने रूम को अंदर से लॉक कर दिया और वो मानसी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर लेकर आ गई। मानसी सोफे पर बैठ गई। मिसेज अग्निहोत्री ने उसके बालों पर हाथ फिराते हुए उसे पानी दिया तो मानसी ने थोड़ा सा पानी पी लिया। वो अपनी माँ की आंखों में देख रही थी, जिनकी आंखों में भी नमी थी। उसकी माँ एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए बोली, मानसी हमें तुम्हारी न्यूज़ देखी थी और उस न्यूज़ में तुम्हारा चेहरा साफ साफ दिख रहा है। लोग तुम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, और फिर जब तक प्राइम मिनिस्टर ने उस न्यूज़ को हटाया है तब तक बहुत देर हो चुकी है। और फिर प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं, तुमसे शादी करना चाहते हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकती हो। उसकी बात सुनकर उसके पापा मानसी भी उसके सिर पर हाथ रखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मानसी बेटा, हम तुम्हारी मम्मी पापा है, तुम्हारा गलत नहीं सोचेंगे। अगर तुम्हें कोई भी बात कहनी है और कोई भी बात तुम्हें हमसे कहने में हिचकिचाहट हो रही है तो तुम जाओ और तेज से बात करो। शादी के बाद तुम्हारी जो भी इच्छा होगी तेज उसे पूरा करेगा। मैंने बात की है तेज से, देखना वो तुम्हें हमेशा खुश रहेगा और बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगा। अपने मम्मी पापा पर इतना तो भरोसा है ना तुम्हें? मानसी ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया तो मानसी की मम्मी बोली, जाओ तेज तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो पास के रूम में है। मानसी खड़ी हुई और वो वहां से तेज के रूम में चली गई, क्योंकि उसके पास वाले ही रूम में तेज का रूम था। वो जब रूम में आई तो एक पल को तेज का रूम देखकर मानसी डर सी गई, क्योंकि पूरा ब्लैक कलर की टीम में था, यहाँ तक कि बेडशीट भी ब्लैक कलर की थी। रूम में हल्का अंधेरा था और ब्लैक कलर की हर चीज होने की वजह से वो रूम काफी डरावना सा लग रहा था। जैसे ही उसने कदम रखा रूम में रोशनी हो गई और रोशनी की वजह से वो रूम भले ही ब्लैक कलर की टीम में था पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ की हर एक चीज यूनिक थी जो काफी महंगी सी लग रही थी। रूम की दीवार पर बड़ी सी तेज की फोटो लगी हुई थी, जिसमें तेज के 8 पैक एब्स आराम से देख रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
मानसी ने तुरंत उसे अपनी नज़र हटा ली तो उसने देखा तेज अभी ग्लास विंडो के पास में खड़ा हुआ स्मोकिंग कर रहा था। तेज बिना मानसी की तरफ देखकर कहा, बोलो क्या बात है। मानसी तेज की बात सुनकर हिचकिचाते हुए बोली, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तेज ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो अपनी एक आईब्रो उठाते हुए मानसी की तरफ देखकर बोला, लेकिन क्या। मानसी उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी। वो कुछ और कहने को ही कि तेज जो उसके पास आया और उसकी कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया। वो उसके बालों को सही करते हुए बोला, डोंट वरी, जैसे तुम शादी के पहले अपनी लाइफ एंजॉय करती थी वैसे ही शादी के बाद करना। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम पढ़ाई कर सकती हो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। बट मानसी जो कि हैरानी से और घबराहट के मिले जुले एक्सप्रेशन से तेज को देख रही थी और उसे बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी, उसकी बात सुनकर वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, बट तेज के चेहरे पर अभी एक भी प्रकार के एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपने एक्सप्रेशन लेंस चेहरे से मानसी की तरफ देख रहा था और ये देखकर मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन तुम लड़कों से दूर रहोगी। अगर किसी ने भी लड़के ने तुम्हें टच करने की कोशिश की या फिर तुम किसी भी लड़के के करीब गई या तो वो लड़का इस दुनिया में गायब हो जाएगा या फिर उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और अगर उसकी सजा तुम्हें मिली तो मैं अपनी सारी लिमिट्स भूल जाऊंगा। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम शादी के बाद कैसे रहोगी और कैसे नहीं। कहकर उसने मानसी की कमर को छोड़ दिया। मानसी उससे दूर रहकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी और उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ओके कहकर वो वहां से जाने लगी तो तेज ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखने लगा, जो कि अभी सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। तेज उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, नायरा तुमको बहुत पसंद करती है और उम्मीद करता हूँ कि शादी के बाद तुम एक माँ जैसा प्यार नायरा को दोगी। नायरा की बात आते ही मानसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो कुछ सोचते हुए बिना तेज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नायरा बहुत अच्छी है और मैं हमेशा उसे एक मॉम का प्यार दूंगी। उसे कभी भी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि वो मेरी सगी बेटी नहीं है या फिर मैंने उसे जन्म नहीं दिया है। तेज मानसी के हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। मानसी को जब ध्यान आया कि वो अभी किस पोजीशन में है तो वो तुरंत तेज से दूर हो गई और वो वहां से वापस उसी रूम में आ गई जिस रूम में उसके मम्मी पापा थे। मिस्टर अग्निहोत्री मानसी की तरफ देखकर बोले, तो क्या डिसीजन रहा तुम्हारा। मानसी ने अपना सिर नीचे करके कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ मिसेज। और मिस्टर अग्निहोत्री चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मिसेज अग्निहोत्री मानसी के चेहरे पर एक हाथ रखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कि तुम कुछ देर तक इस रूम में आराम कर लो, उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट तुम्हारा मेकअप करने के लिए आ जाएंगी। अभी एंगेजमेंट में काफ़ी टाइम है। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और उसके मम्मी पापा वहां से चले गए। मानसी बाहर से बेड पर न जाकर क्लास विंडो के पास चली गई। उसने गार्डन में देखा जहां अभी एंगेजमेंट की तैयारियां हो रही थी। पूरे गार्डन को काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जा रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो खुद से ही बोली, उम्मीद नहीं की थी मैंने कि मैं अभिमन्यु को छोड़कर किसी और की पत्नी बन पाऊंगी, लेकिन अगर मेरी शादी तेज के साथ हो रही है और ये मेरा एक नया जन्म है तो मैं तेज के साथ अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगी और कोशिश करूंगी कि उसकी एक अच्छी वाइफ बन पाऊं। पता नहीं ये तेज मुझे पसंद करता है या नहीं करता है, पर अगर मेरी शादी तेज के साथ हो रही है तो मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगी जिससे तेज को मेरी वजह से अपनी नज़रों को झुकाना पड़े। आज इस एंगेजमेंट के बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तेज वालिया की हो जाऊंगी। सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। भगवान प्लीज़ इस बार सबको खुश रखना, इस बार किसी की भी जिंदगी में कोई भी गम मत आने देना। उसे पता ही नहीं चला कि उसे ग्लास विंडो के पास खड़े खड़े कितने ज़्यादा वक्त हो चुका है। रूम पर किसी ने नोक किया तो उसने जाकर रूम का दरवाज़ा खोला। अभी वहाँ पर 2 मेकअप आर्टिस्ट खड़ी हुई थी जिनके हाथों में कुछ सामान था, साथ में एक मेड भी खड़ी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट मानसी की तरफ देखकर सिर झुकाते हुए बोली, शाम के एंगेजमेंट के लिए हम आपको तैयार करने आए हैं। मानसी परेशान होकर बोली, लेकिन इतनी जल्दी। एक मेकअप आर्टिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, मैम ऑलरेडी शाम के 7:00 बज चुके हैं। मानसी ने चौंकते हुए घड़ी में टाइम देखा तो सच में 7:00 बज चुके थे। वो खुद के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ नो, मुझे तो पता ही नहीं चला कि 7:00 बज गया। ये आप कहकर वो गेट की तरफ से हट गई। तीनों अंदर आई। एक मेड जिसके हाथ में बहुत ही बड़ी गाउन थी जिसे कवर किया हुआ था उसे उसने बेड पर रखा और वो मेड सिर झुकाकर वहां से सर चली गई। वही दोनों मेकअप आर्टिस्ट अपना अपना काम करने लगी और मानसी वही चुपचाप बैठ गई। मेकअप आर्टिस्ट अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद मेकअप आर्टिस्ट में से एक बोली, मैम आप जाए और अपने गाउन पहन लीजिए।
मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और उस गाउन को लेकर वो बाथरूम में चली गई। जब उसने उस गाउन को देखा तो उसकी आंखें एक पल को हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि गाउन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी बड़ी गाउन को देखकर वो खुद से ही बोली, मैं इतनी बड़ी गाउन को कैसे संभाल पाऊंगी, कहकर जैसे तैसे उसने गाउन पहनी, पर फिर भी उसे उस गाउन को संभाला नहीं जा रहा था। तो वो बाथरूम में से बाहर आकर बोली, मेरी हेल्प करो यार, ये मुझसे संभाली नहीं जा रही है। दोनों मेकअप आर्टिस्ट ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए मानसी के गाउन को सही करने लगी। मानसी सच में एक बॉबी डॉल लग रही थी। मेकअप आर्टिस्ट ने अभी उसका बहुत ही प्यारा मेकअप किया था, जिसमें वो आसमान की परी लग रही थी। गाउन पहनने के बाद मेकअप आर्टिस्ट ने उसके बालों को अच्छे हेयर स्टाइल कर दिया और उसे पूरा तैयार कर दिया। किसी की आवाज से मानसी अपने होश में आई। उसने सामने देखा तो सामने अभिमन्यु अविका का हाथ पकड़े हुए आ रहा था, साथ ही साथ उनके पीछे बाकी ओबरॉय फैमिली के लोग आ रहे थे। अब आगे अविका ने देखा, जब वो लोग अभी प्राइम मिनिस्टर के बंगले में हैं और यहाँ पर पार्टी हो रही है, तो वो एक पल को कंफ्यूज हो गई। उसने सामने तेज और मानसी को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि वो मानसी को ज्यादा अच्छे से नहीं जानती थी, पर वो जब भी मानसी से मिलती थी उसे ऐसा लगता था कि वो मानसी को बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ देर बाद छोटी सी नायरा अपने हाथों में फूलों की प्लेट में 2 डायमंड रिंग लेकर तेज और मानसी के पास आने लगी और ये देखकर मानसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। नायरा अपने गाउन को संभाले हुए तेज और मानसी के पास जाकर पहुंची और उसने दोनों को उनकी रिंग दे दी और मुस्कुराते हुए वहां से अभिमन्यु के पास चली गई। तेज ने मानसी के रिंग फिंगर में रिंग को पहनाया। रिंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत थी और जब तेज ने उस रिंग को मानसी के हाथों में पहनाया तो मानसी के हाथ, जो कि पहले से ही बहुत ही खूबसूरत थे, और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। मानसी ने एक नज़र अपने हाथ को देखा और उसने भी तेज को अपने रिंग से मैचिंग कपल रिंग तेज को पहना दी। चारों तरफ तालियां बजने लगी। हर कोई तेज और मानसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा था। तेज वहां से कुछ नेताओं के साथ बातें करने चला गया तो वही मानसी अविका के पास आ गई, क्योंकि वो यहाँ अपने फैमिली मेंबर्स के सिवा और अविका को ही जानती थी। उसके फैमिली मेंबर्स भी अभी बिजी थे, जिसकी वजह से वो अविका के पास जाकर बैठ गई। वहीं अभिमन्यु भी तेज से बातें करने चला गया। इसी वजह से नायरा और मानसी अभी उस टेबल पर बैठे हुए थे। अविका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन मानसी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी शॉकिंग न्यूज़ दे दोगी यार। मतलब हम लोग ज़्यादा नहीं मिले हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे बता नहीं सकती थी। वो तो अगर तेज अभिमन्यु के दोस्त नहीं होते तो मुझे तो पता ही नहीं चलती कि मेरी नई बनी दोस्त की एंगेजमेंट हो गई है। मानसी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी एंगेजमेंट है। अविका कंफ्यूजन में बोली, क्या मतलब है कि तुम्हें नहीं पता था? मानसी बात बदलते हुए बोली, अच्छा ये बताओ मुझे तनुजा क्यों नहीं आए? अविका हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी उससे सुबह बात हुई थी, वो रही थी कि उसे फीवा आ गया है, शायद इसलिए नहीं आई होगी। मानसी ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। वहीं नायरा, जो काफी देर से चुपचाप बैठी हुई थी, वो बोली, अरे यार आप दोनों आपस में बातें कर रहे हो और मम्मा आप भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, दिस इज नॉट फेयर। मानसी नायरा का हाथ पकड़ते हुए बोली, नायरा मैंने आपको इग्नोर नहीं किया है, वो तो मैं अविका से बात कर रही थी, इसमें बच्चा इग्नोर वाली कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ आपको हमसे क्या बात करनी है? वही अविका नायरा की बात सुनकर गालों को हल्के से टच करते हुए बोली, हाँ अब बताओ, हम आपकी बात सुनेंगे। नायरा ने जब देखा कि दोनों खूबसूरत लेडी उसकी बातों में आ गई है और उसकी तरफ उन दोनों का ध्यान आ चुका है, तो वो मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मुझे लग रहा था कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसलिए मैंने ये बात बोली थी। उसकी बात सुनकर अविका और मानसी दोनों को हंसी आ गई। अचानक अविका के फोन पर किसी का कॉल आया। उसने जब देखा तो कॉल किसी अननोन नंबर से आ रहा था। वो मानसी को देखकर बोली, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो वहां से चली गई। उसने जब कॉल उठाया तो उधर से किट्टू की रोती हुई आवाज आए, हेलो अविका दी। अविका घबराते हुए बोली, क्या हुआ किट्टू, और ये किसका फोन है? तुम इतना रो क्यों रहे हो? बच्चा दीदी को बताओ। किट्टू एक साथ रहने वाला लड़का था, वो बड़ी सिचुएशन में भी रोता नहीं था, लेकिन इस तरह उसे रोता हुआ देखकर किसी अनजान नंबर से कॉल पर उसका भाई बोलते हुए देखकर अविका का दिल बैठा जा रहा था। किट्टू अविका से बोला, दीदी आई डोंट नो मैं कहाँ हूँ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अविका भी बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि वो किट्टू से बहुत प्यार करती थी और इस तरह उसका भाई रोता हुआ उससे फोन पर बात कर रहा था, और वो भी किसी अनजान नंबर से, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। अचानक उसके कंधों पर किसी ने हाथ रखा। अविका ने घबराते हुई जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां अभिमन्यु खड़ा था, जिसके चेहरे पर अभी एक भी एक्सप्रेशन नहीं थी। अभिमन्यु ने देखा कि अविका किसी से फोन पर बात कर रही है, पर जब उसने अविका की आंखों में आंसू देखे तो उसके चेहरा और भी ज्यादा कठोर हो गया। वो अविका के चेहरे को देखकर बोला, कौन है फोन पर? अभिमन्यु को देखकर अविका रोते हुए बोली, किट्टू पता नहीं कहाँ है वो, उसने किसी अननोन नंबर से कॉल किया है, वो बोल रहा है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है, मुझे डर लग रहा है कहीं उसे कुछ हो ना जाए।
अभिमन्यु ने अविका से फोन लिया और किट्टू से फोन पर बोला, किट्टू शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ पर हो, वहाँ की सारी सिचुएशन मुझे एक्सप्लेन करो, फिर मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। कहकर वो अपने फोन पर भी कुछ टाइपिंग करने लगा। वही किट खुद को शांत करते हुए अपने आसपास देखते हुए बोला, जीजू जब मैं उठा तो मेरे आसपास बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है। मैंने जब वहाँ की सिचुएशन को देखा तब मुझे पता चला कि मैं अभी अपने हॉस्टल वाले रूम में नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर अच्छे से चेक कर लिया है, ये एक बड़ा सा गोदाम जैसी जगह है और ये फ़ोन भी मुझे यही पड़ा हुआ। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई भी नहीं है। अभिमन्यु गहरी सांस लेते हुए बोला, ओ कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है, अपने आसपास की चीज़ों को सुनने की कोशिश करो। किट्टू ध्यान से अपने आसपास की चीजें सुनते हुए बोला, आई थिंक मेरे आसपास जंगल है क्योंकि मुझे अजीब अजीब तरीके जानवरों की आवाजें आ रही हैं। अभिमन्यु बोला, ओके अभी मुझे फोन की लोकेशन सेंड करो। किट्टू रोते हुए बोला, नहीं कर सकता क्योंकि ये कीपैड वाला फोन है। अभिमन्यु उसे शांत करवाते हुए बोला, डोंट वरी, हम कुछ देर में तुम्हारे पास आ रहे हैं, तब तक तुम जहां हो वहीं रहना। कहकर उसने कॉल अविका को दे दिया और वो अविका की तब देखकर बोला, किट्टू को अपनी बातों में उलझाते रहो ताकि उसे डर ना लगे। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और वो किट्टू से बातें करने लगी। अभिमन्यु ने अपना फोन निकाला और अपने मैनेजर अशोक को कॉल किया, अशोक मैंने तुम्हें एक नंबर सेंड किया है, जल्दी करो और मुझे किट्टू की लोकेशन सेंड करो। 5 मिनट बाद अभिमन्यु के फोन पर फिर से अशोक का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो अशोक बोला, सर किट्टू मिल गया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर गया है और इसलिए वो हम लोगों के साथ आने से मना कर रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए। अभिमन्यु ने अविका को देखा जो कि अभी तक किट्टू से बात कर रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए बोला, ओ कि तुम लोग वहीं रहो और मुझे वहां की लोकेशन सेंड करो। कुछ देर बाद अभिमन्यु की कार एक जंगल में आकर रुकी तो अविका जल्दी से बाहर निकली। उसने देखा वहां पर अभी बहुत बॉडीगार्ड खड़े हुए थे और जैसे ही उन बॉडीगार्ड ने अपने सामने अभिमन्यु और अविका को देखा तो सारे लोगों ने अपना सिर झुका लिया। अविका जल्दी से अंदर चली गई। उसने देखा वहां किट्टू चेयर पर बैठा हुआ था। अचानक उसके कानों में अपनी दीदी की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होकर अविका के पास आकर उसके पैरों से लिपट गया। अविका उसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, अरे अब तुम क्यों रो रहे हो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। अभिमन्यु अशोक को देखकर बोला, ये सब कैसे हुआ। अशोक अभिमन्यु की तरफ देखकर बोला, बॉस इस किडनैपिंग में हॉस्टल के कुछ स्टाफ भी मिले हुए हैं, उन सबको बहुत अच्छे से पता है कि किट्टू का बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, इसलिए चंद्र पैसों की वजह से वो लोग किट्टू की किडनैपिंग में शामिल हो गए। जब हम लोग यहाँ आए तो गोदाम के बाहर काफ़ी ज़्यादा लोकल गुंडे खड़े हुए थे। हालांकि अभी हमें पता नहीं चला है कि इस सिचुएशन के पीछे कौन है, पर हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक उनके कानों में अविका की चीखने की आवाज आए। अभिमन्यु और अशोक जल्दी से गोदाम के अंदर गए तो उसने देखा अविका किट्टू को जगाने की कोशिश कर रही थी और किट्टू अभी बेहोश होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। अभिमन्यु ने अविका को संभाला और अशोक ने जल्दी से किट्टू को गोद में उठाकर वहां से कार में लेकर आ गया। अब आगे कुछ देर बाद सारी गाड़ियां ओबरॉय पैलेस आकर रुकी। अभिमन्यु ने अपने पास में अविका को देखा जो कि अभी उसके कंधे पर सिर रखकर सो चुकी थी। अविका काफी ज्यादा रो रही थी। गाड़ी में अपने भाई की वजह से अभिमन्यु ने बहुत मुश्किल से उसे शांत करवाया था और इसलिए अविका रोते रोते अभिमन्यु की बाहों में सो गई थी, जिसकी वजह से अभिमन्यु ने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा। बॉडीगार्ड ने अभिमन्यु की तरफ का गेट खोला तो अभिमन्यु अविका को अपनी गोद में लेकर वहां से डायरेक्ट अपने बेडरूम में चला गया। वो अविका को वहां से डायरेक्ट अपने बेडरूम में लेकर आ गया। उसने अविका को बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर एक नजरों से देखा। रोने की वजह से अविका का चेहरा लाल हो चुका था। उसने रूम की लाइट ऑफ की और वहां से डायरेक्ट उस रूम में आ गया जहां डॉक्टर अभी किट्टू का चेकअप कर रहे थे, क्योंकि जब वो लोग उस गोदाम वाली जगह से निकले थे तभी अशोक ने ओबरॉय पैलेस में डॉक्टर की टीम को बुला लिया था। अभिमन्यु बिना किसी एक्सप्रेशन के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और डॉक्टर अभी बहुत ही ध्यान से किट्टू का चेकअप कर रहे थे। चेकअप के दौरान डॉक्टरों के चेहरे पर अजीब तरीके के एक्सप्रेशन थी जो कि अभिमन्यु बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। डॉक्टर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोले, इनके लिए शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स दिया गया है जिसकी वजह से इनकी बॉडी उसे संभाल नहीं पाई है और इसीलिए ये अचानक बेहोश हो गए थे। साथ ही साथ इनके शरीर में कुछ और भी तरह के ड्रग्स दिए गए हैं जो कि हमें ये तब पता चल पाएंगे जब आप इनका हॉस्पिटल में फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे, क्योंकि जब तक हमें पूरी तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि वो ड्रग्स कौन से हैं तब तक हम इन्हें उसका एंटीडोट नहीं दे सकते हैं।
अभिमन्यु की आईब्रो सिमट गई। वो अशोक की तरफ देखकर बोला, अशोक, कार्तिक को अभी ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और हाँ, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। अशोक ने हाँ में सिर हिलाया और कार्तिक और बाकी डॉक्टरों के साथ किट्टू को वहां से लेकर चला गया। वही अभिमन्यु अपने रूम में आ चुका था। उसने देखा अविका अभी भी उसी पोजीशन में सो रही थी जिस पोजीशन में वो उसे लिटाकर गया था। वो वहां से डायरेक्ट बाथरूम में चला गया और कुछ देर बाद वो वापस आया और अविका के पास जाकर बैठ गया और वो उसके सिर पर हाथ फिराने लगा। वो अभी अविका को बहुत ध्यान से देख रहा था। वही कल तेज की शादी की वजह से ओबरॉय फैमिली के बाकी लोग वही प्राइम मिनिस्टर बंगले पर ही रोक चुके थे, क्योंकि कल सुबह के टाइम में हल्दी और मेहंदी की रस्में थी और शाम के टाइम शादी और बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें अनाउंस होने वाला था कि प्राइम मिनिस्टर ने शादी कर ली है, जिसकी वजह से तेज ने सब लोगों की रहने की व्यवस्था प्राइम मिनिस्टर बंगले पर ही काफी अच्छी तरीके से करवा ली थी और इसीलिए पूरा ओबरॉय परिवार वही रुका हुआ था, क्योंकि तेज फैमिली में सिर्फ उसकी दादी दादा ही थे, क्योंकि एक एक्सीडेंट में तेज के मॉम डैड की डेथ हो गई थी और इसलिए तेज का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया था और इसलिए तेज ओबरॉय फैमिली को ही अपनी फैमिली मानता था और ओबरॉय फैमिली के लोग भी तेज को अपना बेटा ही मानते थे, क्योंकि तेज बचपन से ही अभिमन्यु के साथ रहा था। सुबह के समय अभिमन्यु का बेडरूम। अविका ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली तो एक पल को वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि वो अभी कहाँ है। जब उसने पूरे रूम को देखा तो उसे पता चला ये अभिमन्यु का बेडरूम है। अविका एक नज़र रूम में इधर उधर देखने लगी, पर ये देखकर उसने गहरी सांस ली कि अभी रूम में अभिमन्यु नहीं है, पर उसकी सांसें तब अटक गई जब उसने खुद को देखा और जब उसने खुद को देखा तो उसकी एक जोरदार चीख रूम में गूंज गई। उसने अपने आप को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अभिमन्यु अभी बाथरूम के दरवाजे पर टिकर खड़ा अविका को देख रहा था, जो अभी अपने आप को ब्रैकेट से कवर करने की कोशिश कर रही थी। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, कहीं रात में आपने मेरे साथ नींद में कुछ किया तो नहीं ना? मेरे कपड़े कहाँ हैं? अभिमन्यु अविका की तरफ आते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे सिवा कोई और देख सकता है? और रही बात कुछ करने की, तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ तुम्हारी मर्जी के करूंगा। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं करूंगा। फिलहाल तो तुम पार्टी वेयर कपड़े में थी और उनमें तुम कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े रात में उतार दिए थे। दरअसल अविका अभी अंडरगारमेंट में थी। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका का पूरा लाल हो चुका था। वो अभिमन्यु से नजर भी नहीं मिला पा रही थी। अभिमन्यु ने उसे चादर सहित अपनी तरफ खींच लिया और बिना कुछ कहे उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगा। वही अविका पहले ही अभिमन्यु के सामने खुद को बहुत अनकंफर्टेबल समझ रही थी और अब अभिमन्यु की किस करने की वजह से वो और भी ज्यादा शर्माने लगी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जल रहा है। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ चुका था। वो एक इंच भी अभिमन्यु की बाहों से हिलने की कोशिश नहीं कर रही थी। नहाने की वजह से अभिमन्यु के बालों का पानी अविका के चेहरे पर गिर रहा था। अभिमन्यु अभी अविका को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। वो उसके होठों को लगभग किसी चेरी फ्रूट की तरह चूस रहा था, जिसे अविका उसी में सिमटती जा रही थी। अभिमन्यु ने जब देखा कि अब उसे खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो तुरंत अविका से दूर हट गया और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अविका को देखने लगा, जो कि अभी ब्लैंकेट में कवर थी। किसकी वजह से उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि कब उसकी ब्लैंकेट उसके शरीर से नीचे आ गई है और अब अभिमन्यु को और भी ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अविका के ब्लैंकेट को पूरी तरीके से उसके शरीर से अलग कर दिया और ये देखकर अविका बहुत ही ज्यादा घबरा गई। अभिमन्यु ने बिना कुछ सोचे समझे अविका को अपनी गोद में उठा लिया और उसे वहां से बाथरूम में लेकर चला गया। अविका घबराते हुए बोली, आप ये सब नहीं कर सकते, मुझे नीचे उतारिए। आपने मुझसे बोला था ना कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक आप मेरे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, फिर आप अचानक मुझे। वो कुछ और कह पाती कि अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर कहा, डोंट वरी, कुछ नहीं करूंगा मैं, बस तुम्हें देखकर मैं अपने कंट्रोल को खो रहा हूं और मुझे तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। जैसा जैसा मैं कहूं तुम वैसा वैसा करती रहो। कहकर उसने अविका को बाथरूम में उतार दिया। अविका को ढकने की कोशिश कर रही थी। अभिमन्यु ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और शावर ऑन करके अविका को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगा। शावर के पानी में अविका सिहर उठी। उसकी पकड़ अभिमन्यु के शोल्डर पर कस गई और ये पकड़ अभिमन्यु भी महसूस कर सकता था। अभिमन्यु के ठंडे ठंडे हाथ अभी अविका के कमर पर चल रहे थे, जिससे अविका का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे अभिमन्यु ने भी महसूस कर लिया था। वो अविका की तरफ देखकर बोला, डोंट पैनिक वाइफी, आई एम हियर, आई विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट योर विश बट काम मी डाउन नाउ। अभिमन्यु की बात सुनकर अविका ने हाँ में सिर हिलाया और अभिमन्यु उसे फिर से किस करने लगा। अविका अभिमन्यु के किस को फील कर रही थी। अचानक उसकी सांसें हटकने लगी, क्योंकि अभिमन्यु के हाथ अविका के पेट से ऊपर की तरफ जा रहे थे, जिससे अविका की सांसें उखड़ने लगी। अविका ने जल्दी से अभिमन्यु को रोकने की कोशिश की, पर यह देखकर अभिमन्यु ने अविका के होठों पर हल्के से बाइट कर लिया, जिसकी वजह से अविका की मुंह से आह निकल गई। हालांकि अभिमन्यु ने उसे ज्यादा से बाइट नहीं किया था। अभिमन्यु अविका से थोड़ा अलग होकर
बोला मैंने बोला ना कि मेरा साथ दो क्योंकि मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अविका ने अभिमन्यु की आंखों में देखा और ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गई क्योंकि अभी अभिमन्यु की आंखें हल्की सी लाल हो चुकी थी। अविका ने हल्के से हाँ में जवाब दिया और कुछ सोचकर वो अपने पैरों के उंगलियों के बल खड़ी हुई और इसी के साथ उसने अभिमन्यु के होठों पर अपने होंठ रख दिए और वो अभिमन्यु के होठों को चूसने लगी। अभिमन्यु को पता था कि अविका को किस करना नहीं आता है और ये देखकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो उसे फिर से किस करने लगा लेकिन इस बार उसके हाथ अविका की चेस्ट पर चल रहे थे जिसे अविका की सिसकियां निकल रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद बाथरूम का दरवाजा खुला और अभिमन्यु अविका को गोद में लेकर बाहर आया। अविका चेहरा अभी और भी ज्यादा लाल हो चुका था। वही अविका अभी अपने हाथों को देख रही थी, उसके हाथ काफी ज्यादा लाल हो चुके थे। वही अभिमन्यु के चेहरे पर भले ही कोई एक्सप्रेशन नहीं थी पर उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अविका की तरफ देख रहा था। और ये देखकर अविका ने अपना चेहरा अभिमन्यु की चेस्ट में छुपा लिया। दोनों ही अभी बाथरोब में थे। अभिमन्यु ने अविका को ले जाकर चेंजिंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद अविका को देखने लगा। अविका उसकी तरफ देखकर बोला आप बाहर जाए, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर उसके कानों में हल्के से बोला मैंने ऑलरेडी तुम्हें पूरा देख लिया है तो मेरे सामने ही अब तुम्हें अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। अविका अभी अभिमन्यु से बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो ऑलरेडी अभिमन्यु की वजह से बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसे चुपचाप अपने कपड़े पहने और वहां से रूम में आ गई। रूम में आती है उसे कुछ याद आया तो वो जल्दी से अभिमन्यु के पास चेंजिंग रूम में आ गई। अभिमन्यु जो कि अभी अपनी पैंट पहनकर शर्ट पहन रखा था और ये देखकर अविका ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वो पीछे घूमते हुए बोली आई एम सॉरी, वो मैं ऐसे अचानक आ गई, मैंने कुछ नहीं देखा सच्ची में, कहकर उसने अपने हाथ को ऊपर उठाकर अपनी उंगली से पक्का प्रॉमिस का इशारा किया। अब आगे पर अभिमन्यु ने उसे कुछ नहीं कहा। अचानक फिर से अविका को अपनी कमर पर अभिमन्यु की पकड़ महसूस हुई और ये देखकर अविका तुरंत पीछे मुड़ गई। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला जब मैं तुम्हें पूरा देख सकता हूँ तो तुम्हारे सिवा अभिमन्यु ओबरॉय पर भी किसी का हक नहीं है। अब बताओ ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। अविका गौर से अभिमन्यु को देखने लगी क्योंकि शादी से पहले उसे अभिमन्यु एक हार्टलेस इंसान लगता था, जैसे दूसरों के दर्द से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन अब उसने महसूस किया कि जैसा उसने सोचा था अभिमन्यु वैसा नहीं है। लेकिन ये अविका की गलतफहमी थी क्योंकि अविका के लिए भले ही अभिमन्यु एक अच्छा इंसान था पर दूसरों के लिए अभिमन्यु वही हार्टलेस एंड मर्सिलेस इंसान था जो कभी नहीं बदल सकता था। अविका अभिमन्यु को देखकर बोली किट्टू कैसा है, वो कहाँ है, मुझसे अभी उससे मिलना है, बताए ना वो कैसा है। अभिमन्यु ने उसके बालों को सही करते हुए कहा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों किट्टू से मिलने चलेंगे। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और वो वहां से वापस रूम में आ गई। वो अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने मेकअप कर रहे थे। वही अभिमन्यु भी उसके पीछे आकर अपने बालों को सेट करने लगा। उसकी नज़र अभी भी अविका पर ठहरी हुई थी। अविका ने सिल्क में डार्क ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही अभिमन्यु की नज़र अभी अविका की कमर पर ही अटकी हुई थी। इस बात से अनजान अविका आराम से अपना काम कर रही थी। उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई और अपने माथे पर बिंदी लगाई। उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा हुआ था इसलिए वो अपने गले में और कुछ नहीं पहनती थी। उसे अपने गले में कुछ भी पहनना पसंद भी नहीं था। वो अपने हाथों में बैंगल्स पहनने लगी जो कि उसकी साड़ी के ही मैचों की थी और अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली ओके मैं तैयार हो गई, अब चलो किट्टू से मिलने। अभिमन्यु ने अविका को अपनी ओर खींच लिया जिसकी वजह से अविका उसकी बाहों में आ गई। वो उसकी आंखों में देखकर बोला नो वे वाइफी, एक बार फिर से खुद को देखो, क्या तुम्हें लगता है तुम तैयार हो चुकी हो। अविका ने अभिमन्यु के कहने पर फिर से एक बार खुद को मिरर में देखा तो उसकी नज़र अपनी मांग में गई जहां अभी सिंदूर नहीं था। वो जल्दी से डोर में से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में भरने को हुई कि अभिमन्यु ने उसके हाथों से सिंदूर ले लिया और अपने हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जब अविका ने फिर से खुद को मिरर में देखा तो अब उसका चेहरा और भी ज्यादा चमकने लगा। सिंदूर लगते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि हाँ अब उसका श्रृंगार पूरा हो चुका है। अभिमन्यु उसके माथे पर किस करते हुए बोला था ना कि आपने मांग को हमेशा मेरे नाम का सिंदूर सजाए रखना, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर और तुम्हारे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र देखते हुए मुझे ये एहसास होता है कि हाँ तुम सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु ओबरॉय की पत्नी हो, समझी तुम। अविका ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से नीचे डाइनिंग टेबल पर लेकर आ गया। अविका ने जब इधर उधर देखा और बाकी सारे लोगों को वहां नहीं देखा तो वो कंफ्यूज होकर अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली बाकी सारे लोग कहाँ हैं, माँ, नाया, दादी माँ सब कहाँ हैं। अभिमन्यु अविका को अपनी पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला आज तेज की शादी है जिसकी वजह से सारे लोग वहीं पर रुके हुए हैं। अविका ने सिर पर हाथ मारते हुए कहा अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तो क्या हम लोग शादी में नहीं जाएंगे। अभिमन्यु अविका की तरफ देखकर बोला हम शादी में चलेंगे पर अभी नहीं, शाम को, अब जल्दी से अपना नाश्ता कंप्लीट करो। अविका ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों चुपचाप अपना अपना नाश्ता करने लगे।
नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु अविका को लेकर हॉस्पिटल आ गया, जहां किट्टू का इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उसका इलाज कर लिया था और जिस तरह के उसके शरीर में ड्रग्स दिए गए थे, उसके चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उनका एटीट्यूड किट्टू को दे दिया था, जिसकी वजह से किट्टू अभी सो रहा था। अविका ने अपने भाई को देखा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, और ये देखकर अविका की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। अभिमन्यु अपनी पैंट की जेब में दोनों हाथ डाले हुए बिना किसी इमोशनल के अविका की तरफ देखकर बोला, तुम यहीं रहो, मैं अभी आया। अविका ने अभिमन्यु को देखकर हाँ में सिर हिलाया तो अभिमन्यु वहां से बाहर आ गया। अशोक वहीं बाहर खड़ा अभिमन्यु का वेट कर रहा था। जब अभिमन्यु बाहर आया तो अशोक अभिमन्यु की तरफ सिर झुकाकर बोला, सर, किट्टू की शरीर में काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स दिया था, जिसकी वजह से उन्हें ठीक होने में लगभग 1 महीना लग सकता है। डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीने तक उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट करके रखना होगा, क्योंकि अगर किट्टू ज्यादा चलेंगे फिरेंगे तो ये उनकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा साबित होगा, क्योंकि जिस तरह का ड्रग्स किट्टू के शरीर में पाया गया है, वो ड्रग्स किट्टू की एनर्जी के हिसाब से और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। मतलब अगर किट्टू कहीं भी जाएंगे या फिर खेलेंगे तो वो जितना ज्यादा अपने शरीर को किसी ना किसी काम में इस्तेमाल करेगा, वो ड्रग्स अपने आप में बढ़ता जाएगा। हालांकि डॉक्टर ने उसका एटीट्यूड दे दिया है, पर फिर भी 1 महीने तक किट्टू को हॉस्पिटल में ही एडमिट रहना होगा। अभिमन्यु अशोक की तरफ देखकर बोला, इस सब के पीछे कौन है, पता लगाओ, समझे तुम? अशोक ने हाँ में सिर हिलाया तो अशोक अभिमन्यु को देखकर बोला, बॉस, तो क्या आप तेज सर की शादी में नहीं जाएंगे? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें बहुत शौक है शादी में जाने का? अशोक जल्दी से बोला, नहीं नहीं बॉस, मैं तो बस पूछ रहा था। अभिमन्यु वहां से जाते हुए बोला, ऑफिस चलो। अशोक अभिमन्यु के पीछे पीछे चलते हुए बोला, जी बॉस। कार में आकर अभिमन्यु ने अविका को एक मैसेज टाइप किया और वहां से ऑफिस चला गया। अविका, जो कि किट्टू के पास उसका हाथ पकड़े बैठी हुई थी, उसने अपने फोन में अभिमन्यु का मैसेज देखा, डोंट वरी, किट्टू ठीक हो जाएगा, फिलहाल तुम कुछ देर तक किट्टू के पास रहो, उसके बाद मैं तुम्हें शादी में ले चलूंगा। अविका ने मैसेज टाइप करके ओके का मैसेज भेज दिया। उसने ही अपने पापा को किट के बारे में सब कुछ बताने से मना कर दिया था, इसलिए संजय जी को ये लग रहा था कि किट्टू अभी अपने हॉस्टल में है। उन्हें ये नहीं पता था कि उनका बेटा अभी खतरे में है, और अविका ने अभी अभिमन्यु से ये सब बात को छुपाने के लिए बोल दिया था, जिसकी वजह से अभिमन्यु ने इस सब बात को पूरी तरीके से अपने अंडर में ले रखा था और किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया था कि अभी कार्तिक सिंह हॉस्पिटल में एडमिट है। प्राइम मिनिस्टर बंगले में नायरा का रूम। मानसी की नींद खुली, उसने अपने पास में सोती हुई प्यारी सी नायरा को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने नायरा के माथे पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग नायरा। मानसी की आवाज सुनकर नायरा ने अपनी आंखें खोल दी और वो मानसी से लिपटे हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मा। उसके मुंह से मम्मा सुनकर मानसी के चेहरे पर फिर से एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मानसी बेड से उठते हुए बोली, चलो नायरा, हम दोनों साथ में शावर लेते हैं। कहकर मानसी ने नायरा को अपनी गोद में उठा लिया। नायरा मानसी के कंधे पर सिर रखकर फिर से सो गई। मानसी उसे अपने साथ बाथरूम में लेकर चली गई। लगभग 20 मिनट के बाद छोटी सी नायरा और मानसी दोनों बाथरूम में से बाथरोब पहनकर बाहर निकले तो नायरा मुस्कुराती बोली, मैंने पहली बार किसी के साथ शावर लिया है, और वो भी मेरी मम्मा के साथ। आप हमेशा मेरे साथ रहना, ठीक है मम्मा? नायरा की बात सुनकर मानसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो नायरा को कपड़े पहनाते हुए बोली, डोंट वेरी मम्मा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। दरअसल मानसी पार्टी खत्म होने के बाद नायरा की ही रूम में आ गई थी, क्योंकि नायरा ने जिद की थी कि मानसी अभी उसके साथ सोएंगी। हालांकि मानसी के लिए तेज के पास वाले रूम को ही तैयार किया गया था, पर मानसी ने नायरा के पास होने से हाँ कर दिया था। आज उसकी और तेज की शादी थी। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, पर वो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। रात को मिसेज अग्निहोत्री ने उसे पहले ही बोल दिया था कि सुबह उसे तैयार होकर येलो कलर के कपड़े पहनने होंगे, क्योंकि आज सुबह उसकी हल्दी थी और हल्दी के बाद ही मेहंदी की रस्म थी, क्योंकि शादी आज ही होनी थी, जिसकी वजह से शादी में ज्यादा टाइम नहीं था और सारी रस्में भी शादी से पहले करनी थी। मानसी ने अभी येलो कलर का पटियाला सूट सलवार पहना था, जिसमें मानसी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने कपड़े के मैचिंग लॉन्ग ईयरिंग पहने और अपने बालों को खुला छोड़ दिया। उसने अपने चेहरे पर हल्की सी लिपस्टिक लगाई और वो वहां से नायरा को लेकर नीचे आ गई। नायरा ने भी येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। जब मानसी नायरा को लेकर नीचे आ रही थी तब उसकी नज़र तेज पर ठहर सी गई, क्योंकि तेज ने एक येलो कलर का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, जिसमें तेज बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। वहां अभी बहुत ही अच्छी तरीके से येलो कलर से डेकोरेट किया गया था और सारे लोगों ने येलो कलर के ही कपड़े पहने हुए थे। ओबरॉय फैमिली के भी लोग वहां शामिल थे, जिसकी वजह से अभी वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा था। सारे लोग मानसी और तेज हो हल्दी लगाने लगे। हल्दी की रस्म कंप्लीट होने के 2 घंटे बाद मेहंदी की रस्म थी, इसलिए सारे लोग अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। अब आगे
मानसी अभी नायरा के रूम में थी और नायरा अभी बाहर खेलने गई हुई थी, जिसकी वजह से मानसी अभी शावर लेकर बाहर आई थी। वो जैसे शावर लेकर बाथरोब पहनकर बाहर आई तो सामने देखकर उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए, क्योंकि सामने बेड पर तेज बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था और वो उसी की तरफ देख रहा था। मानसी उसे इस तरह अचानक रूम में देखकर थोड़ी चौंक चुकी थी। तेज मानसी की तरफ देखकर बोला, अपने सारे डॉक्यूमेंट मेरे साथ लेकर चलो। मानसी कंफ्यूजन में बोली, बट मेरे डॉक्यूमेंट का क्या होगा? तेज उसकी तरफ देखकर बोला, हम आज कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तुम ऑलरेडी 18 ईयर्स की हो चुकी है, इसलिए अपनी सारी डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर चलो। मानसी हैरान होकर बोली, लेकिन आज तो हमारी शादी है, तो फिर हमें कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत है? तेज उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि ये मैं करना चाहता हूँ। मानसी खुद से ही बोली, ये क्या बात हुई? तेज उसके पास आया और उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए बोला, जितना कहा जाए उतना करो। मानसी जो कि खोई हुई थी, अचानक तेज को अपने के पास देखकर और तेज के किस के एहसास से वो अपनी खोई हुई दुनिया से वापस आए, और जब उसने तेज को अपने इतने पास देखा तो वो थोड़ी सी हड़बड़ा गई। तेज उसकी तरफ देखकर बोला, चलो। मानसी परेशान होकर बोली, पर मेरे सारे डॉक्यूमेंट तो अग्निहोत्री विला में है, और अगर मैं बाहर गई और मुझे माँ ने देख लिया तो वो लोग क्या सोचेंगे? हल्दी के फंक्शन में ऑलरेडी मुझे माँ ने बोला था कि मैं अब शादी के बाद ही कहीं जा सकती हूँ। तेज उसे देखते हुए बोला, डोंट वरी, कोई कुछ नहीं सोचेगा, तुम चलो मेरे साथ, कहकर वो मानसी को वहां से लेकर अपने रूम में आ गया। मानसी जिसने पहले ही तेज का बेडरूम देख लिया था, वो तेज की तरफ देखकर असमंजस में बोली, पर हमें तो बाहर जाना है ना, तो फिर आप मुझे अपने बेडरूम में लेकर क्यों आ गए? वहां से जाते हुए बोला, हमारे कहने की आदत डाल लो, क्योंकि कुछ देर बाद ये हमारा बेडरूम हो जाएगा। कहकर उसने मानसी के फेस पर एक मास्क लगा दिया और खुद भी मास्क लगाकर मानसी का हाथ पकड़कर वो प्राइम मिनिस्टर बंगले के पीछे वाले गेट से बाहर चला गया। उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड थे। बाकी उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि आज उसकी कोर्ट मैरिज है। गाड़ी कुछ देर बाद अग्निहोत्री विला आकर रुकी। तेज गाड़ी के बाहर निकला और उसने मानसी की तरफ का दरवाजा खोल दिया। मानसी जल्दी से बाहर निकली तो तेज उसकी तरफ देखकर बोला, जाओ और जाकर अपने डॉक्यूमेंट लेकर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। मानसी ने हाँ में सिर हिलाया और वो विला के अंदर चली गई। लगभग 10 मिनट के बाद वो वापस कार में बैठ चुकी थी और कार वहां से कोर्ट के लिए जा रही थी। अभी सुबह के 11:00 बज चुके थे, जिसकी वजह से वहां पर काफी भीड़भाड़ थी, पर तेज ने पहले ही कोर्ट को अपने अंडर में ले लिया था, जिसकी वजह से जब वो और मानसी कोर्ट में पहुंचे तो वहां पर वकीलों और कुछ लोगों के सिवा और कोई भी नहीं था। सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ देर बाद तेज और मानसी ने सारे डॉक्यूमेंट पर साइन किए और उन दोनों की कुछ देर बाद कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के गले में माला डाली और एक अच्छी सी फोटो खिंचवाई। आधे घंटे के बाद मानसी और तेज के हाथ में उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट था। अब वो कानूनी तौर पर मानसी तेज की पत्नी बन चुकी थी। तेज अपने पीए अमित की तरफ देखकर बोला, ये सारे डॉक्यूमेंट लॉकर में रख दो और जिन डॉक्यूमेंट की तुम्हें जरूरत है उन्हें अपने काम में लगाओ। अमित जल्दी से बोला, जी सर, कहकर उसने वो सारे डॉक्यूमेंट ले लीजिए। तेज और मानसी वापस प्राइम मिनिस्टर बंगले में आ गए। तेज मानसी को नायरा के रूम की तरफ छोड़ते हुए बोला, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ पत्नी, कहकर वो अपने रूम में चला गया। वहीं मानसी तेज के मुंह से खुद के लिए पत्नी सुनकर थोड़ी ऑकवर्ड सी महसूस कर रही थी, पर वो भी अपने रूम में आ गई और मेहंदी की रस्म के लिए तैयार होने लगी, क्योंकि 2 घंटे होने ही वाले थे। कुछ देर बाद मानसी पूरी तरीके से मेहंदी की रस्म के लिए तैयार हो चुकी थी। 2 घंटे के आसपास सारे लोग वापस से लिविंग रूम में आ चुके थे। अब सब लोगों ने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, जो कि वहां की मेहंदी के अकॉर्डिंग थे। मानसी ने अभी ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेहंदी की रस्म के अनुसार तेज के भी हाथों में मानसी का नाम लिखा गया था, जो कि मेहंदी से था, और वही मेहंदी वाली मानसी के हाथों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेहंदी लगा रही थी। साथ ही साथ मेहंदी के बीच में उसने तेज और मानसी दोनों का नाम भी लिख दिया था। हॉस्पिटल में किट्टू को दोपहर में होश आ चुका था। जब किट्टू ने अपनी बहन को अपने पास देखा तो वो बिना हिले डोले हल्के हल्के अविका से बात करने लगा। हालांकि डॉक्टर ने उसे बात करने से मना कर दिया, तो कुछ देर बाद किट्टू को डॉक्टर ने फिर से नींद का इंजेक्शन दे दिया और किट्टू सो गया। इसी तरह शाम हो गई। शाम के 5:00 बजे के आसपास अभिमन्यु वापस हॉस्पिटल आया। अविका का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो अपने भाई को छोड़कर जाए, पर फिर भी उसे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी और अभिमन्यु पर भरोसा था, इसलिए वो वहां से अपने भाई का डॉक्टरों से ख्याल रखने को कहकर चली गई। अविका ने जब देखा कि वो अभी कहीं और जा रहे हैं तो वो कंफ्यूजन में बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि जिस रास्ते से अभिमन्यु जा रहा था वो रास्ता ना तो ओबरॉय पैलेस को जा रहा था और ना ही प्राइम मिनिस्टर के बंगले पर जा रहा था। अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, डोंट वरी, हम टाइम पर शादी में पहुंच जाएंगे, कहकर वो कार ड्राइव करने पर फोकस करने लगा।
कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से विला से होते हुए अंदर की तरफ गई। अविका उस विला को देखकर हैरान होती जा रही थी क्योंकि उसकी खूबसूरती कुछ अलग सी थी। उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा विला देखा था। वहाँ की हर एक चीज़ यूनिक और सबसे अलग थी। उस विला में जो डिज़ाइन बनी हुई थी उसे तो उसने टीवी में भी नहीं देखा था। इसलिए अविका उलझन में अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अभी हम कहाँ पर हैं और ये विला किसका है? अभिमन्यु कार चलाते हुए बोला, ये हमारा विला है। कहकर उसने गार्डन से होते हुए विला के मेन दरवाजे पर कार रोक दी और कार से उतरते हुए अविका की तरफ का दरवाजा खोल दिया। अविका जैसे जैसे विला के अंदर जा रही थी उसे वहां हर एक चीज यूनिक सी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद वो अभिमन्यु के साथ थर्ड फ्लोर पर आ गई। हालांकि पूरा विला अभिमन्यु का था पर थर्ड फ्लोर पर सिर्फ अभिमन्यु को ही जाने की इजाजत थी। थर्ड फ्लोर पर कोई भी बिना अभिमन्यु की इजाजत के नहीं जा सकता था। इनफैक्ट विला में जो काम कर रहे बटलर और बॉडीगार्ड थे वो भी अभिमन्यु के बिना इजाजत नहीं जाते थे। अभिमन्यु अविका को अपने बेडरूम में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, ये रहा हमारा बेडरूम और कुछ दिनों के बाद हम यही रहेंगे। फिलहाल तो अभी शादी में जाना है। वो रहा चेंजिंग रूम। उसने सामने की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें जिस भी तरह की ड्रेस को पहनना है तुम पहन सकते हो। ऑलरेडी तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने पहले ही मंगवा दिया है। मुझे अभी यहाँ पर काम है तो जब तक तुम तैयार हो तब तक मैं अपना काम कर आता हूँ। अविका ने हाँ में सिर हिला दिया। अभिमन्यु वहां से स्टडी रूम में चला गया। दरअसल अभिमन्यु हमेशा अपने विला पर रहता था जिसकी वजह से उसे यहीं पर कुछ बहुत जरूरी काम था और इसीलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा और साथ में अविका को भी अपने साथ लेकर आ गया क्योंकि कुछ दिनों के बाद अविका और वो यहीं रहने वाले थे। वही अविका जब चेंजिंग रूम में चेंज करने गई तो उसने देखा उसके लिए अभिमन्यु ने वार्डरोब में पार्टी वेयर से लेकर हर तरह के कपड़े अविका के लिए रखवा दिए थे। काफी देर सोचने के बाद उसने एक पिंक कलर का लहंगा निकाला जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था और उसकी कढ़ाई भी सबसे अलग थी। उसने उस लहंगे को पहना और उसी की मैचिंग की उसे ज्वेलरी पहन ली जिसमें वो बिना मेकअप के भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब वो बाहर आए और उसने ड्रेसिंग टेबल में अपने आप को देखा तो सच में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने हाथों में लहंगे से मैचिंग की सिंपल बैंगल्स पहनी और अपने माथे पर सिंदूर लगाकर मांग टीका लगा लिया। अविका ने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था। उसने लाइट मेकअप किया हुआ था जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने टाइम को देखा तो अभी 6:30 बज चुके थे। वही अपना फोन निकालकर बेड पर बैठकर अपना फोन चलाने लगी। लगभग 15 मिनट के बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और अभिमन्यु रूम में आया। अभिमन्यु ने जैसे ही अविका को देखा तो उसके कदम रुक से गए। वो अविका के पास आया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। कहकर वो वहां से बाथरूम में चला गया। वही अविका जो कि अभिमन्यु के बात सुनकर शर्माने लगी थी उसने खुद को ठीक किया और फिर से अपने फोन को चलने लगी। अभिमन्यु बाथरूम में से बाहर आया और वहां से चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद अभिमन्यु ब्लैक कलर की 3 पीस सूट में बाहर आया और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बालों को सही करने लगा। अविका उसकी तरफ देखकर बोली, मैंने आपके वार्डरोब में देखा था, आप ब्लैक और ग्रे कलर के ही कपड़े क्यों पहनते हो? अभिमन्यु उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि मुझे ये पसंद है। अविका ने उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा और अपना मुंह बना लिया। अभिमन्यु उसके पास आया और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, इसमें इतना मुंह बनाने की क्या बात है? तुम्हें बाकी सारे कलर पसंद है तो मुझे ब्लैक और ग्रे कलर पसंद है। अविका ने अभिमन्यु की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहा। तभी अभिमन्यु ने अविका को अपने और भी पास खींच लिया और उसके करीब जाने लगा। ये देखकर अविका उसे रोकते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आप मुझे किस नहीं कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पूरी तैयार हो चुकी हूँ और मेरा मेकअप खराब। मम अविका कहती ही रह गई पर अभिमन्यु ने अपने होठों को अविका के होठों पर रख दिए और वो उसे किस करने लगा। अविका ने बिल्कुल भी हिलने की कोशिश नहीं की। वो उसकी बाहों में जम सी गई थी जिसकी वजह से अभिमन्यु अभी अविका को बहुत डीपली किस कर रहा था। लगभग 20 मिनट की किस के बाद जब अविका को बहुत ही ज्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब अभिमन्यु ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अविका बुरी तरीके से सांसें लेने लगी। वो अभी अभिमन्यु को गुस्से में अभिमन्यु को घूर रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट थी। उसने पहले टिश्यू से अपने होठों पर अविका की लगी हुई लिपस्टिक को साफ किया और फिर अविका के होठों पर जो लिपस्टिक किस करने की वजह से फैल गई थी उसे साफ करने लगा। अविका अभिमन्यु को घूरते हुए बोली, आपको पता भी है मैंने कितने मुश्किल से अपना मेकअप किया था और एक आप हो कि आपने मेरे मेकअप को खराब कर दिया। और गुस्से में अभिमन्यु के हाथों को अपने चेहरे से अलग किया और खुद को एक बार में देखा तो किस करने की वजह से लिपस्टिक उसके होठों के आसपास फैल चुकी थी। उसने लिपस्टिक को टिश्यू पेपर से जल्दी साफ किया और अपने मेकअप को ठीक करने लगी। वही अभिमन्यु दोनों हाथ बांधे हुए अभी अविका को बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी वही टेढ़ी मुस्कुराहट थी। वो अविका के पास जाकर उसकी कमर पकड़कर अपना सिर उसके कंधे पर रखकर बोला, डोंट वरी, तुम मेकअप करना तो जानती हो और मैं मेकअप खराब करना जानता हूं तो तुम्हें आगे भी ऐसा करना होगा और इससे तुम्हारी मेकअप करने की स्किल अच्छी हो जाएगी।
उसकी बात सुनकर अविका फिर से अभिमन्यु को घूरने लगी और इरिटेबिलिटी से अपना मेकअप को ठीक करने लगी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो अब तक 7:05 हो चुके थे। उसने एक बार आईने में देखा तो वो पहली तरह हो गई थी। अविका ने अपने मेकअप को ठीक करते हुए अभिमन्यु को देखकर कहा, चलो वरना हम शादी में लेट हो जाएंगे और ये सब आपकी वजह से होगा। उसकी बात सुनकर अभिमन्यु ने कुछ भी नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। जैसे ही अभिमन्यु बाहर आया सारे बॉडीगार्ड ने अपना अपना सिर झुका लिया। अभिमन्यु अविका के साथ अपनी कार में जाकर बैठ गया और कार वहां से प्राइम मिनिस्टर बंगलो के लिए रवाना हो गई। वही तेज अभी तैयार हो रहा था। तेज का परिवार राजस्थान में रहता था जिसकी वजह से तेज बिल्कुल राजस्थानी रीति रिवाजों के हिसाब से तैयार हुआ था, क्योंकि ये उनकी दादी की विश थी कि तेज जब कभी भी शादी करे तो वो राजस्थानी रीति रिवाज से शादी करे। इसलिए तेज ने अभी राजस्थानी कुर्ता पजामा पहना हुआ था जिस पर गोंडल का वर्क किया गया था। वो अभी पूरी तरीके से राजस्थानी रीति रिवाज से तैयार हो चुका था और वो भी खुद को आईने में देख रहा था। हालांकि हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थी। उसने अपना फोन उठाया और अभिमन्यु को एक मैसेज भेज दिया जिसके कुछ देर बाद अभिमन्यु का रिप्लाई आया, डोंट वरी हम 15 मिनट में पहुंच जाएं। मैसेज पढ़कर तेज ने ओके का मैसेज रिटर्न कर दिया। वही मानसी ने काफी हैवी राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था जिसमें मानसी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी ज्वेलरी भी राजस्थानी थी जिसकी वजह से वो अभी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो राजस्थान की कोई रानी हो। मेकअप आर्टिस्ट ने उसका काफी अच्छे से मेकअप किया हुआ था जिसमें अभी मानसी ब्राइडल लुक में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मासिक बहुत ही ज्यादा नर्वस हो चुकी थी और नर्वस की वजह से वो बार बार अपने हाथों को रगड़ रही थी। अचानक रूम का दरवाजा खुला। मानसी ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर मौजूद इंसान को देखकर उसने एक गहरी सांस ली और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली, तनुजा तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसा कौन करता था यार। तनुजा अंदर आते हुए बोली, रिलैक्स मानसी, तुम इतना डर कैसे सकती हो, सीरियसली तुम्हें क्या लगा था कि अभी दरवाजे पर तेज जीजू होंगे। उसे ये बात बहुत ही शरारती तरीके से बोली थी जिसकी वजह से मानसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो तनुजा के हाथ पर हल्के से मारते हुए बोली, तुम ये क्या बोले जा रही हो और तेज यहाँ क्यों होंगे, वो तो अभी मंडप में होंगे ना। तनुजा मानसी की खिंचाई करते हुए बोली, तुम्हें बड़ा पता है कि तेज जीजू अभी मंडप में होंगे। खैर छोड़ो, ये बताओ अविका नहीं आए अभी तक। मानसी भी तनुजा की बातों को एग्री करते हुए बोली, हाँ यार वैसे तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था और ये अभिमन्यु मेरा और तेज सर दोनों का दोस्त है, फिर भी देखो तो मेरी शादी में अभी तक नहीं आया। उसके बाद सुनकर तनुजा को हंसी आ गई। दरअसल मानसी की कॉलेज में सिर्फ 2 ही फ्रेंड थी, रूही और जूही, और वो दोनों ही कल ही अपने परिवार के साथ इंडिया से बाहर चली गई थी जिसकी वजह से अभी मानसी अपने रूम में अकेली बैठी थी। वरना तो रूही और जूही मानसी की शादी में आई होती तो शायद अभी तक तो उन दोनों ने मानसी को अपनी बातों से पका दिया होता। मंडप पर तेज अभी पंडित जी के कहने पर हवन में आहुति दे रहा था और कुछ देर बाद पंडित जी ने कहा, यजमान कन्या को बुलाए। पंडित जी के कहने पर मिसेज अग्निहोत्री मानसी को लेने चली गई। इस शादी में ज्यादा लोग नहीं थे और शादी के बाद तेज ने दिल्ली के सबसे बड़े होटल नयनतारा में पार्टी रखी थी जो कि शादी के बाद शुरू होने वाली थी। इसलिए अभी वहां पर सिर्फ ओबरॉय फैमिली, तनुजा की मुखर्जी फैमिली और तेज के दादा दादी जी के साथ साथ अभिमन्यु और तेज के दोस्त भी मौजूद थे। मिसेज अग्निहोत्री मानसी को लेकर आए और उन्होंने मानसी को मंडप पर बैठा दिया और तेज ने एक नज़र मानसी को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक तेज के हाथ पकड़ने की वजह से मानसी, जो कि अभी नर्वस थी और हल्की सी कांप रही थी, वो अपनी नज़र उठाकर तेज को देखने लगी। तेज ने मानसी को देखकर अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा किया तो मानसी ने हाँ में सिर हिला दिया। जैसे जैसे पंडित जी कहते तेज और मानसी दोनों वही करते। अभिमन्यु और अविका दोनों वहां पहुंच चुके थे। अचानक अभिमन्यु के फोन पर किसी का कॉल आया। उसने कॉल उठाया और वहां से दूसरी तरफ चला गया क्योंकि कॉल अशोक का था। अशोक अभिमन्यु के फोन उठाते ही जल्दी से बोला, बॉस एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। बॉस, प्राइम मिनिस्टर बंगलो पर हमला होने वाला है। फिलहाल तो अभी सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो वहां से डायरेक्ट बंगले के बाहर आ गया जहां पर वैभव, देवांश, अशोक, तेज का पीए अमित सब लोग वहां मौजूद थे। अभिमन्यु बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैभव अभिमन्यु को देखकर बोला, भाई हमें पता चला है कि इन सब में तेज भाई के ऑपोजिट पार्टी वालों का हाथ है। उन सबको पता चल चुका है कि आज तेज भाई शादी कर रहे हैं और इसलिए वो इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तेज भाई सबको अनाउंस नहीं कर पाए कि उनकी और मानसी की शादी हो चुकी है। और इससे ऑपोजिट पार्टी के लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि उन लोगों ने तेज भाई की इमेज ऑलरेडी बहुत खराब कर दी है और इसलिए जनता तेज भाई को सपोर्ट नहीं कर रही है। और ऐसे में अगर तेज भाई और मानसी की शादी वाली न्यूज समय फैल गई तो तेज भाई की इमेज पहले से भी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए वो शादी में अपनी रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं।
अचानक बंगलों के अंदर से गोली चलने की आवाज आई, जिससे सुनकर अभिमन्यु के साथ साथ वैभव, देवांश, अशोक और अमित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अभिमन्यु ने अपनी गन को लोड कर लिया और तुरंत बंगले के अंदर भागा, साथ ही साथ उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी बंगले के अंदर भागे। वही तेज, जो कि अभी अपने हाथ में गन लेकर खड़ा हुआ था और सामने जमीन पर एक शख्स खून से लथपथ पड़ा हुआ था, वही गोली की आवाज सुनकर तनुजा, मानसी और अविका की चीख निकल गई। हालांकि अभिमन्यु तब तक अविका के पास पहुंच चुका था और उसने तुरंत अविका को अपने गले से लगा लिया। वही देवांश ने जब तनुजा को डर से कांपते हुए देखा तो वो जल्दी से उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। पर तनुजा, जो कि अभी जमीन पर पड़े उस मरे हुए इंसान को देख रही थी, जिसे खुद तेज ने उसके सामने मार दिया था, जिसकी वजह से तनुजा कांप रही थी। हालांकि वहां पर मौजूद सारे लोगों के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि ये सब अचानक हुआ था, जिसकी वजह से किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। देवांश ने जब देखा कि तनुजा अभी भी शांत नहीं हो रही है तो उसने तनुजा को अपनी तरफ खींच लिया और उसको अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर किस करते हुए बोला, रिलैक्स हो जाओ, देखो सब कुछ ठीक है। वही मानसी तेज की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। अब आगे तेज ने मानसी को उठाया और वहां से डायरेक्ट रूम में लेकर आ गया। ऑलरेडी सिचुएशन को बॉडीगार्ड ने अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन अब विला के बाहर से गोलियों की आवाज लगातार आ रही थी। हालांकि ओबरॉय परिवार के साथ साथ बाकी सारे लोग भी बहुत डर चुके थे, इसलिए अभिमन्यु ने अशोक के साथ उन सबको सेफली रूम में भिजवा दिया था और सारे रूम को बाहर से लॉक कर दिया गया था। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से बाहर गोलियों की आवाज भी रूम तक नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से सारे लोग रूम में शांत हो चुके थे। पर सबके मन में डर सा बैठ चुका था, खासतौर पर पायल की। पायल डरते हुए विक्रम से बोली, विक्रम जी, मुझे डर लग रहा है, सब कुछ ठीक तो होगा ना, और बच्चे भी बाहर है, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? कहकर वो रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर रूम का दरवाजा बाहर से लॉक था और ये देखकर उनके चेहरे पर और भी ज्यादा परेशानी आ गई। उन्होंने रूम को खोलने की कोशिश की, पर कोशिश का नतीजा बेकार गया, क्योंकि रूम सच में बाहर से लॉक था और रूम नहीं खुल पाया। हार खाकर वो भी बैठ गई और विक्रम जी भी उसे शांत करवाने लगे। सारे दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए गए थे, जिसकी वजह से चाहकर भी कोई रूम से बाहर नहीं निकल सकता था। उधर बाहर की सिचुएशन काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि दूसरी तरफ से भी कई सारे बॉडीगार्ड पूरी तैयारी के साथ आए थे। हालांकि इस तरह के लोग भी कम नहीं थे, ये प्राइम मिनिस्टर बंगला था, जिसकी वजह से यहाँ कदम कदम पर बॉडीगार्ड मौजूद थे और साथ ही साथ देवांश, वैभव और अभिमन्यु के बॉडीगार्ड सभी मौजूद थे। सबसे ज्यादा पावरफुल तो अभिमन्यु के बॉडीगार्ड थे, इसलिए सारे बॉडीगार्ड सामने वाली पार्टी के बॉडीगार्ड पर भारी पड़ रहे थे। वैभव बॉडीगार्ड के साथ बाहर आ चुका था और अभिमन्यु अभी रूम में आ चुका था। अविका अभी अभिमन्यु की गले से लगे हुए थे और वो बहुत डर चुकी थी। सब कुछ सही चला था कि अचानक गोली की वजह से वो काम सी गई थी, जिसकी वजह उसे अभी अभिमन्यु की बाहों में बहुत सुकून से मिल रहा था। वही तनुजा देवांश के गले लगे हुए रो रही थी। देवांश है उसे शांत करवाया तो वो सिसकियां लेते हुए अभी भी उस लाश की तरफ देख रही थी और ये देखकर देवांश ने अपने पास में खड़े गार्ड्स की तरफ गुस्से में देखकर कहा, इसे क्लियर करो अभी के अभी, कहकर उसने तनुजा को अपनी गोद में उठाया और वो उसे लेकर रूम में आ गया। लगभग 15 मिनट बाद अभिमन्यु, तेज और देवांश के फोन पर एक एक मैसेज आया, जिसको वैभव ने भेजा था। डोंट वरी, सिचुएशन हमारे हाथ में है, सब कुछ सही हो चुका है। ये मैसेज पढ़कर तीनों ने एक राहत की सांस ली। तीनों अभी अलग अलग रूम में थे और तीनों ही अभी अपनी अपनी वाली को देख रहे थे। अविका अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, अब क्या होगा? और मानसी, क्या वो ठीक है? अभिमन्यु उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, सब कुछ ठीक है, तुम शांत हो जाओ, ठीक है, फिलहाल तुम अभी आराम करो, मैं अभी आया, कहकर अभिमन्यु रूम को लॉक कर बाहर चला गया। वही तनुजा देवांश की बाहों में ही सो चुकी थी। देवांश ने जब तनुजा को देखा तो तनुजा को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसको बेड पर लेटा दिया और वो भी वहां से बाहर आ गया। तेज ने मानसी को देखा, जो होश में आते ही जोर से चीखते हुए उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, जिसे देखकर तेज उसे संभालते हुए बोला, सब कुछ ठीक है पत्नी। मानसी तेज से दूर जाते हुए बोली, आपने अभी मर्डर किया है, आप मुझसे, मुझे आपसे डर लग रहा है। और नायरा कहाँ है? मानसी को खुद से इतना डरते हुए देखकर तेज की आंखें छोटी हो गई। तेज मानसी की तरफ देखकर बेहद तेज आवाज में बोला, स्टॉप, और ये क्या बोल रही हो तुम? मुझसे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम पत्नी हो मेरी, समझे? तुम जिसे मैंने मारा है वो कोई अच्छा इंसान नहीं था, उसने जाने कितने लोगों के मर्डर किए हैं, और फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तेज वालिया की बीवी पर हमला करे? फिलहाल तो ये शादी आज नहीं होगी, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज कर ली है, इसलिए खुद को अच्छे से ठीक करो। हम कुछ देर बाद होटल के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि मैं वही अनाउंस करने वाला हूँ कि हम दोनों ने शादी कर ली है और नायरा अभी अपने रूम में है। मानसी उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, मतलब आपको पता था कि ये अचानक से अटैक होने वाला है, इसलिए आपने जानबूझकर कोर्ट मैरिज की थी, है ना? तेज ने उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वहां से चला गया।
अभिमन्यु ने सबसे कह दिया था कि सिचुएशन उनके अंडर में है, वो सारे लोग खुद को सही करें क्योंकि कुछ देर बाद पार्टी में जाएगा। लेकिन सब लोग ये कंफ्यूजन में थे कि बिना शादी के तेज कैसे सबको बताएगा कि मानसी उसकी बीवी बन चुकी है। पर फिर भी अभिमन्यु के कहने की वजह से वो सारे लोग बिना कुछ कहे तैयार होने लगे। सारे लोग तैयार तो पहले से ही थे बट अभी वो खुद को सही कर रहे थे। अभिमन्यु, तेज, वैभव और देवांश चारों अभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। अशोक और अमित दोनों तेज और अभिमन्यु के मैनेजर थे और दोनों अभी चुपचाप वहीं खड़े हुए थे। अभिमन्यु बिना किसी एक्सप्रेशन के तेज से बोला, तुम्हारी कोर्ट मैरिज हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज पार्टी में अनाउंस करने में कोई प्रॉब्लम आएगी। तेज उसकी बात सुनकर बोला, यस, मुझे पहले से ही पता था कि अपोजिट जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी अच्छी तरीके से प्लानिंग करेंगे कि उनके आदमी प्राइम मिनिस्टर बंगले की सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर भी आ सकते हैं। पर डोंट वरी, जितना ताकतवर सामने का दुश्मन होगा तेज को लड़ने में उतना ही मजा आएगा, कहकर वो शैतानी मुस्कुराने लगा। अभिमन्यु वहां से जाते हुए बोला, ओके जाओ और जाकर मानसी को संभालो, समझ में आया, कहकर अभिमन्यु वहां से चला गया। तेज ने नायरा को पहले से ही रूम में भेज दिया था, जिसकी वजह से नायरा अपने रूम में चली गई थी और उसे बाहर क्या हुआ और क्या नहीं कुछ भी पता नहीं था। तेज ने उससे कहा था कि पार्टी 10:00 बजे स्टार्ट होगी, इसलिए छोटी सी नायरा अपनी मेड के साथ वहां से अपने रूम में चली गई। होटल नयनतारा, दिल्ली। आज होटल नयनतारा में पार्टी रखी गई थी और ये पार्टी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से थी, जिसकी वजह से वहां अभी काफी बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े बड़े नेता आए हुए थे। इसी के साथ वहां पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर आए हुए थे और अभी होटल के गार्डन में तेज का इंतजार कर रहे थे, जो कि तेज और मानसी के रिलेशनशिप के बारे में तेज बालिया से सवाल करने वाले थे। यहाँ तक कि भारत की जनता भी तेज के जवाब को सुनना चाहती थी। सब अपनी अपनी तरीके से अनुमान लगा रहे थे कि वो अनजान लड़की तेज की कौन है।